हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 13 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CGL 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपके SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी पहले ही अटेम्प्ट में यानी कि CGL 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और मेरा मैथ्स में स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 प्री में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आप लोगों को 6 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की। इसके बाद आपकी कंप्लीट 14 वीडियोस रह जाएंगी और ये सीरीज़ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी जगह आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF, प्लस जो SSC की वेबसाइट पे हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, नोटिफिकेशन आती रहती है, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम फेसबुक पर डालते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो आप कभी मिस ना कर सको। मतलब जो भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपसे कभी मिस ना हो, ठीक है। और अच्छा लगे हमें, और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करें। और यहाँ पे फुल मैथमेटिक्स कोर्स आपको कराया जाएगा, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स आपको कराए जाएंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 और 2020 में तो मैंने खाली CPO CGL CHSL के ही कराए, पर 2021 से SSC जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, CGL प्री और मेन, CPO CHSL MTS स्टेनोग्राफर कांस्टेबल GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन जो भी कमीशन पूछा करेगा वो सारे क्वेश्चन इस चैनल पे कराया जाया करेंगे, ठीक है। तो कोई इंक्वायरी हो, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है आप सबके सामने। आप लोग कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको हेल्प चाहिए हो, तो मैं रेडी हूँ करने के लिए। और इससे पहले मैं आपको कुछ चैप्टर्स और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुका हूँ, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी लिंक है प्लेलिस्ट के, और ये भी लिंक है, ठीक है। तो आपको सारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार चैनल पर ज़रूर गो थ्रू होकर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि 13 ABC, ठीक है, आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब ये चारों जो है अलग अलग नंबर है, ठीक है। मतलब कोई भी दो नंबर आपस में मैच नहीं होते। 13 जो है ABC, या A जो है 13 BC, या B जो है 13 AC, या C जो है 13 AB, इनमें से कोई भी नंबर आपस में मिलता नहीं है, ठीक है। चारों में से सब नंबर अलग अलग है। उसके बाद बोला HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर, मतलब 13 और A, या 13 और B, या 13 और C, इनका जो HCF है ना वो कितना है? 13, ठीक है। इनका जो HCF होगा, मतलब 13 का अगर A के साथ देखें तब भी HCF 13 आएगा, 13 नंबर को B के साथ लें तब भी HCF 13, 13 नंबर को C के साथ लें तब भी HCF 13 आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या कि अगर HCF 13 आएगा तो A का एक फैक्टर तो 13 होगा, B का भी एक फैक्टर तो 13 होगा, C का भी एक फैक्टर 13 होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है क्या कि ABC जो है ना 60 से कम है, ठीक है। ABC तीनों जो है 60 से कम है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ बोली क्या कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, मतलब C सबसे बड़ा होगा, B जो है मिडल होगा, A सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी क्या कि अब मैं ABC की वैल्यू कैसे पता करूँ। आपने एक चीज़ देखी पहले तो क्या कि अगर 13 को A से, 13 को B से, या 13 को C से, तो तीनों का HCF जो है आपका, मतलब तीनों पेयर का जो HCF है आपका वो कितना आ रहा है? 13, मतलब A भी 13 का मल्टीपल, B भी, C भी। फिर आपने देखा कि A की वैल्यू, आपने देखा कि 13 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो ये होता है 13 एकम 13, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये होता है 13 एकम 13, तो A की वैल्यू या तो 13 हो सकती है, ठीक है, या फिर 26 हो सकती है, क्योंकि इसमें भी 13 का फैक्टर, मतलब 13 का पार्ट है, यानी कि 39 या फिर 52 हो सकती है, ठीक है। A की जो है 4 वैल्यू पॉसिबल है क्या, अगर HCF जो है 13 और A का HCF 13 होना है, अगर 13 या A का, मतलब 13 और A एक पेयर है, अगर इस पेयर का HCF 13 होना है तो 13 की, तो A की 4 वैल्यू पॉसिबल है क्या, 13, 26, 39 और 52, ठीक है। क्यों मैं 65 पे नहीं गया? क्योंकि आपको पता है कि A B C तीनों की वैल्यू जो है 60 से कम है, ठीक है। तो आपने देखा कि 13 तो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि A B C और 13 ये चारों अलग अलग नंबर है, तो 13 जो है A कभी भी नहीं हो सकता। फिर अब 3 वैल्यू आ गई क्या, 26, 39 और 52। फिर आपने एक चीज़ देखी क्या कि A की भी ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है,
बी की भी ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है और सी की भी यही तीनों वैल्यू पॉसिबल है। तो मतलब ये तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू ए की होगी, एक वैल्यू बी की होगी, एक वैल्यू सी की होगी। अब आपको पता है कि कैसे आप फाइंड करोगे। आपने देखा कि ए सबसे छोटा है, इस कंडीशन से आपको क्या पता चला, ए सबसे छोटा, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 26 आ गई, बी की वैल्यू 39 आ गई, सी की वैल्यू 52 आ गई। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 26, 39, 52 जैसे पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि 13 और ए के पेयर का HCF जो है 13 है, ऐसे ही 13 और बी के पेयर का भी HCF 13 है, 13 और सी के भी पेयर का HCF 13 है। तो आपने देखा जैसे ए की वैल्यू 26, 39 और 52 पॉसिबल है, वैसे ही बी की वैल्यू भी 26, 39, 52 पॉसिबल है। तो आपने देखा बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बीच वाली, सी की वैल्यू जो होगी सबसे बड़ी होगी। तो आपको बोला ए प्लस सी 26 प्लस 52, ये कितना हो गया आपके पास 78 बाय 39, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा कि 78 बाई 39 कितना होता है, 2 होता है। अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 2:1/2 आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आपको बताना है टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस जो है 450 किलोमीटर कवर करना है सेम स्पीड में। मतलब पहले आपको बोला है कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, तो आप पहले स्पीड निकालो, फिर उसी स्पीड से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको बताना है क्या, कि टाइम बताना है। मतलब पहले वो आपसे स्पीड निकलवाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करवा के, फिर आपसे टाइम निकलवाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करवा के। देखो एक तरीका तो यार फॉर्मूले से कर लो, दूसरा तरीका मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे देखा कि जितनी स्पीड पे उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया 225 किलोमीटर, उतनी स्पीड पे 450 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, आपने देखा स्पीड सेम है, आपने देखा स्पीड जो है ना सेम है, मतलब स्पीड दोनों बार जो है सेम है, मतलब स्पीड जो है कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड जो है कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा अगर स्पीड कांस्टेंट है। तो आपने देखा डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। तो आपने देखा कि डिस्टेंस का रेशो क्या है, पहले जो है 225 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, अब 450 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस का रेशो कितना आ गया, 225 रेशो 450, ये ही आपका टाइम का रेशो आ जाएगा। आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 225 भी कट जाएंगे दोनों, 1:2 आ गया। तो जितना डिस्टेंस का रेशो होगा, अगर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो जितना डिस्टेंस का रेशो होगा उतना ही टाइम का रेशो होगा आपके पास। तो आपने देखा कि डिस्टेंस और टाइम का रेशो कितना आ गया, 1:2। पहले जो है कितना टाइम लग रहा था, 2.5 घंटे। अगर पहले जो है 2.5 घंटे लग रहे थे, मतलब पहले जो रेशो है वो कितना, इनिशियल जो रेशो है वो कितना है, 1। तो पहले अगर 2.5 घंटे लग रहे थे, तो बाद में यानी कि बाद का जो रेशो है वो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है अभी 1-2 साल में, ठीक है ना। ABC एक ट्रायंगल है, D पॉइंट है किस पे, BC पे। आपको बोला है एंगल ADC जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल ADC, ये एंगल BAC के इक्वल है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको CA गिवन है, CD गिवन है और आपको CB निकालना है। ठीक है, आपको ये दोनों एंगल इक्वल करने का वो क्या मतलब क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल करके वो आपको क्या समझाना चाह रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपने देखा कि एंगल ADC और एंगल BAC आपस में इक्वल है। अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप देखते हो कि ADC एक ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल C है, ADC ट्रायंगल है, इसमें एंगल C है, और BAC ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल C है। तो एक एंगल तो कॉमन ही हो गया और दूसरा एंगल आपको इक्वल दे दिया। तो आप बोल सकते हो क्या कि AD जो है बाय AA सिमिलरिटी BAC से सिमिलर हो जाएगी, मतलब ट्रायंगल ADC जो है ट्रायंगल BAC से सिमिलर हो जाएगी बाय AA सिमिलरिटी। तो आपने देखा अगर सिमिलर हो गई तो आपको वैल्यू किस किस की पता है, आपको CA की वैल्यू पता है, तो AC बाय BC हो जाएगा। फिर आपको किस चीज़ की वैल्यू पता है, CD की आपको वैल्यू पता है, तो CD की पता है, तो CD की पता है, तो आप CD बाय AC कर दो। ठीक है, तो आपको BC की निकालनी है वैल्यू। AC कितनी है 12, CD कितनी है 8, 12। तो आपने देखा ये गया 2 पे, ये गया 3 पे और ये गया 6 पे। तो BC की वैल्यू जो है 6 तिया कितना हो जाएगा 18। 18 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है 10 45 कितना होता है 1,
cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का क्यूब तो आपने देखा 1, और 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8, तो ये कितना हो गया 1/2। नीचे क्या आएगा, आपको पता है कि cosec 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 × 2 कितना 4 -3 sec 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है √3/2 का उल्टा 2/√3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा 4/3 sin 30 1/2। 3 जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है कि ABC स्टार्ट अ बिजनेस, A, B और C बिजनेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने देखा A, B, C बिजनेस करना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन में बोला है क्या कि A जो है 33.1/3%, यानी कि 1/3 जो है कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो आपने देखा कि A ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 1/3। क्वेश्चन में बोला B जो है 25% ऑफ द रिमेनिंग, आपने देखा कि A ने 1/3 इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना, आपने देखा 2/3 बचा। अब इस 2/3 जो रिमेनिंग बचा इसमें से B ने 25% यानी कि 1/4 इन्वेस्ट किया, तो आपने देखा B ने कितना इन्वेस्ट किया 1/6। अब टोटल अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो टोटल कितना होता है 1, ये जो है टोटल है, टोटल में से पहले आपने 1/3 घटाया तो आपका रिमेनिंग कितना है 2/3, 2/3 का 25% यानी कि 1/4 B ने इन्वेस्ट किया, तो टोटल B ने कितना इन्वेस्ट कर दिया 1/6। तो आपने देखा टोटल में से A ने किया 1/3 इन्वेस्ट, B ने किया 1/6 इन्वेस्ट, तो आप कहोगे कि सर 6 में से 3 गए 3/6, तो 1/2 जो है वो किसने इन्वेस्ट किया होगा, C ने किया होगा। क्वेश्चन में आपको दिया है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, तो आपने देखा कि प्रॉफिट का जो रेशो होगा, आपने देखा कि प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइम तो तीनों का 1-1 साल है, तो टाइम तो कांस्टेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट की रेशो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशो जो हो जाएगा A प्रॉफिट ऑफ B प्रॉफिट ऑफ C का जो रेशो होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑफ A रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ B रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ C के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने 1/3 1/6 1/2। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसको फ्रैक्शन हटा दो आप इसमें से, तो फ्रैक्शन हटाओगे तो 3 6 और 2 का एलसीएम कितना 6, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा 2:1:3 मतलब प्रॉफिट का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा 2:1:3। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ तीनों को मिला के 2,19,000। अब टोटल प्रॉफिट का रेशो क्या है, आपने देखा प्रॉफिट ऑफ A का रेशो 2, प्रॉफिट ऑफ B का रेशो 1, प्रॉफिट ऑफ C का रेशो कितना 3। तो रेशो का अगर मैं टोटल करूं, मतलब प्रॉफिट के रेशो का अगर मैं टोटल करूं तो ABC का टोटल किया प्रॉफिट का रेशो, तो आपने देखा कितना 2 और 1 और 3 कितनी वैल्यू आ गई 6 रुपीज़ में। टोटल प्रॉफिट कितना 2,19,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 2,19,000/6। आपको बताना क्या है, आपको बताना है A का शेयर, मतलब प्रॉफिट ऑफ A आपको बताना है, यानी कि 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने देखा ये 3 पे गया और ये कितने पे गया 73, तो 73,000 इज़ द प्रॉफिट ऑफ A। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 2 कोड है AB और CD, जब इनको प्रोड्यूस किया गया तो ये पॉइंट P पर मिली। आपको AB की लेंथ दी है कितनी 6.3 सेंटीमीटर, आपको BP की लेंथ दी है कितनी 4.5 सेंटीमीटर, फिर आपको PD की लेंथ पूछी है, तो आपने PD की लेंथ x मान ली, और आपको CD की लेंथ गिवन है कितनी 3.6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जब भी 2 कोड इंटरनली भी या फिर एक्सटर्नली भी किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं, इंटरनली अगर मिलेंगी तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक्सटर्नली अगर मिलेंगी मतलब 2 कोड अगर इंटरनली होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, अगर एक्सटर्नली होगी तो किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो उस पॉइंट से कोड के दोनों एंड का मल्टीप्लिकेशन। तो आपने देखा एक एंड हो गया PA कोड का, दूसरा एंड हो गया PP, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन PC इंटू PD। तो आपने देखा PA कितना हो जाएगा 6.3 4.5, PB कितना 4.5, PC कितना, PC हो जाएगा x + 3.6 और PD कितना हो जाएगा x, और आपको PD की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, देखो कैसे करेंगे। आपने देखा ये तो हो गया 10.8
इंटू 4.5 और x प्लस 3.6, ठीक है x। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3.66 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टर बना के क्वेश्चन करने की ट्राई करेगा। और जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो देखेंगे कि यार x की वैल्यू जो है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, x की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन डाल के यहाँ पे पुट कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहली बात तो आपने यहाँ पे देखा कि 10.8 को यहाँ से हटा दो, पॉइंट हटा दो, तो 108 को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता है 45 दूनी 90 और 90 चौक कितना होता है 360, तो ये आ गया आपका 4860। आपने देखा एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो 4860 में 2 डेसिमल आगे आ जाएगा, तो 48.60 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 3.6, और आप इसको बोल सकते हो कि ये कितना हो गया 48.6, ठीक है। अब x की वैल्यू ना ऑप्शन से पुट करनी शुरू कर दो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 4.8 रखूँ, आपने देखा 4.8 रखा, तो ये 4.8 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे 4.8 प्लस 3.6 यहाँ पे 8.4 आ जाएगा। 8 4 जा कितना होगा, मतलब 8 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ, यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, मतलब यहाँ पे, मतलब अगर मैं ऑप्शन 4.8 रखूँगा तो यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट तक, यहाँ पे कितना डेसिमल है 1 डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट तक आएगा, और दूसरा डेसिमल डिजिट जो होगा वो 2 होगा, और ऐसा तो है नहीं, दूसरा डेसिमल डिजिट तो 0 है, तो मतलब 4.8 ऑप्शन भी गलत। 3.5 से चेक कर लो, आपने देखा 3.5 और 3.5 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा 7.1, यहाँ पे भी दूसरा डेसिमल डिजिट है और वो क्या है 5, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। फिर आपने 3.1 डाला, 3.1 इंटू 6.7 जब आप करोगे तब आपने देखा कि दूसरे डेसिमल डिजिट तक जा रहा है, 7 आ रहा है। फिर आपने 5.4 रखा, और 5.4 प्लस 3.6 आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि पहली बात तो एक ही डिजिट तक आ रहा है, एक ही डेसिमल डिजिट तक आ रहा है, 9 चौक 36, यहाँ पे 3 आएगा, 9 पंजे 45 और 3 48, 48.6 एक ही डेसिमल डिजिट तक है। तो डेसिमल डिजिट ही आपका फ़ायदा करा देगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ये पिछली वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 1 नंबर है, ठीक है। तो 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 30, 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 150। अगर एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो नंबर कितने बचे 4, उनका एवरेज कितना है 31। तो आपने देखा कि 4 नंबर का एवरेज कितना है 31, तो टोटल कितना हो जाएगा 124, ठीक है। तो 5वां जो नंबर है आपने क्या किया, 5 नंबर के टोटल में से 4 नंबर का टोटल घटा दिया, तो आपके पास एक्सक्लूडेड नंबर आ गया कितना 26। या फिर ट्रिक से भी कर सकते हैं, आपने देखा कि 5 नंबर के अंदर ही है वो एक्सक्लूडेड नंबर, मतलब 5 नंबर के अंदर एक तो ये 4 नंबर थे और एक एक्सक्लूडेड नंबर जो है वो 30 तो होगा ही होगा। साथ में आप देख सकते हो कि 4 नंबर का जो है ना एवरेज 1 ज़्यादा है 5 नंबर से, मतलब जब ये 4 नंबर 5वें नंबर के साथ जुड़े होंगे और एवरेज हुआ होगा 30, तो एक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, एवरेज 1 कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया, 4 बंदे हैं तो हर एक ने 1 कंट्रीब्यूट किया, तो कितना कंट्रीब्यूट कर दिया 4, तो उसका एवरेज जो है उसका भी एवरेज 30 हो गया। मतलब वास्तव में उसका जो मतलब वो जो नंबर था वो कितना था, उसमें से 4 घटा दो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। क्वेश्चन में बोला है सिलेंड्रिकल वेसल, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पहले आपको क्या दिया था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और उसमें डाला था क्यूब। अब की बार आपको बोला है कि सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें आपको स्फीयर डाला गया आपकी बार, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेसल है और आपको बोला है कि उसका डायमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है आपकी कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इज पार्शली फिल्ड विद वाटर, मतलब थोड़ा बहुत, ना के बराबर कह सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी उसमें भरा हुआ है। आपको बोला गया है क्या कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, आपको सबको पता है, गोल होता है, ठीक है। उसमें डाल दिया गया, आपको बताना है क्या कि मान लो यहाँ तक पानी भर गया, ठीक है, यहाँ तक सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ तक पानी ऊपर चला गया, तो आपको ये बताना है कि कितना लेवल वाटर का राइज हो गया, ठीक है, ये बताना है, मतलब वाटर कितने लेवल तक है आपको ये बताना है। तो सीधा क्या करना है आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है 12 × 12 × 12, और वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है यहाँ पे
कितना हो जाएगा पाई, और रेडियस कितनी 16 इंटू 16, और हाइट आप मान लीजिए कि x हाइट तक वाटर रेज किया तो आपने x ले लिया है यहाँ पे। अब सॉल्व कर लो, पाई से पाई गया पहले तो, ये 3 चौके तो 4 चौके 16, और अगर मैं 4 पे काटूँ तो ये तो x की वैल्यू 3 या 9 आ जाएगी, मतलब 9 सेंटीमीटर जो है उसका वाटर लेवल राइज हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि 5 साइन थीटा जो है वो 4 कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 4/5, और आप इसको क्या बोल सकते हैं 10 थीटा, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। आपने देखा अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो आपने देखा कि 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 3 हो गया। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की आपको वैल्यू ही पता है। चार प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 6/7 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। देखो पहली बात तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर स्क्वायर का डायगोनल है उसकी लेंथ अगर x है तो आपको पता है स्क्वायर की साइड की जो लेंथ होती है वो x/√2 हो जाती है। करके दिखाऊं कैसे, देखो आपने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है वो y है, तो आपको पता है स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, तो आपने y मान ली। आपको पता है स्क्वायर का हर एंगल जो है 90 का होता है, और स्क्वायर का डायगोनल आपने x मान लिया, तो आपको पता है क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या उसूल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने देखा 2y² हो गया, तो यहाँ पे x²/2 आ गया, y² की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x/√2। मतलब अगर डायगोनल की वैल्यू x है तो साइड जो होती है वो क्या हो जाती है x/√2 हो जाती है। सिमिलरली आपने देखा क्या, आपने देखा यहाँ पे कि डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है कितनी a+b, तो साइड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास a+b/√2। आपको एरिया बताना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि a+b/√2 का स्क्वायर। तो आपने देखा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1+b, तो 1+b का स्क्वायर, ऐसा तो कुछ नहीं है ऑप्शन में, तो a+b के होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, +2ab। और आपने देखा कि अगर मैं इसको अलग अलग कर लूँ तो आपने देखा ½ a² + b² प्लस ½ × 2ab। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, सीधा सीधा आ रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं a और b की वैल्यू 1 1 मान लें, ठीक है। a और b 1 1 मानोगे तो a+b यानी 1 + 1 2, डायगोनल 2 हो गया, तो साइड जो है √2 हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2। तो यही ऑप्शन है जिससे आपका 2 आएगा, क्योंकि 1 + 1 2/2 1 + 1 × 1 कितना आ जाएगा 2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है क्या कि x³ + y³ + z³ -3xyz जो है, -3xyz जो है वो किसके इक्वल होता है x + y + z, x + y + z का स्क्वायर -3xy yz + zx, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ कि अगर मैं इस -3xyz को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो आप बोलोगे कि सर राइट हैंड साइड में +xyz हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ प्लस हो जाएगा 3xyz। फिर आपको बोला गया क्या कि x³ + y³ + z³ में xyz और जोड़ना है,
तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड में 4xyz हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 4xyz की वैल्यू कितनी है 81। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 18, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो ये कितना हो गया 324 और ये 18, 324 में से 270 गए। तो आपने देखा 270 जब 324 में से जाएंगे तो 54 रह जाएगा। तो 18 × 54 ये आपके पास आ जाएगा 972 आ जाएगा, है ना। तो 972 अगर ये आपके पास आ गया तो जोड़ दो फिर 324, कुछ भी नहीं रह गया, 1296 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट ₹9 पर कप। अगर वो एक कप 9 रुपये में बेचे तो उसको जो है प्रॉफिट है 50% का। आपको बोला है अगर कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर 25% राइज कर जाए और फिर वो उसको 10 रुपये पर कप बेच रहा हो टी के कप को, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है बाद में कितना हो जाएगा। देखो पहले तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस पे वो 50% प्रॉफिट कमा रहा था, तो 100% खुद की वैल्यू 50% प्रॉफिट कमा रहा है, तो वैल्यू कितनी हो गई 150% सेलिंग प्राइस की, ठीक है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस का 150% यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस जो है 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक कप का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना पड़ता है 6 रुपये का। तो अब जो है 25% का इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। मतलब कॉस्ट जो है इंग्रेडिएंट्स की वो 25% बढ़ गई, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है 25% बढ़ गया। पहले कॉस्ट प्राइस कितना था अपने आप में 100%, इसकी वैल्यू जो है 25% बढ़ गई, तो 100% में 25% आपने ऐड किया तो वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 30/4 जो कि 7.5 होगा, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो है अब बढ़ के कितना हो चुका है, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है 7.5। और बेच रहा कितने पे है, आपने देखा बेच कितने पे रहा है 10 रुपये पे, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 2.5 रुपये का, कितने पे 7.5 रुपये पे। मतलब प्रॉफिट अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको पता है ना क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कितना हो गया 100/3, 100/3% मतलब 33:1/3% इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना है क्वेश्चन खुद से, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वरना देख ही लो। तो आपने देखा कि 4 मैन और 6 बॉय किसी काम को करने में 8 दिन लेते हैं, उसी काम को सेम वर्क उसी काम को करने में 6 मैन और 4 बॉयज़ जो है 7 दिन लेते हैं। तो आपने देखा कि दोनों जगह वर्क सेम हुआ, मतलब सेम काम किया, तो टोटल वर्क दोनों का सेम हो गया। मतलब 4 आदमी और 6 बॉयज़, तो आपको पता है टोटल वर्क अगर दोनों जगह सेम हो गया, मतलब 4 आदमी और 6 बॉयज़ ने अगर 8 दिन में काम किया, तो उसी काम को 6 मैन और 4 बॉयज़ ने 7 दिन में किया। तो ये कुछ नहीं हुआ, ये हमने M1D1 इक्वल टू M2D2 किया। तो आपने देखा 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28। तो आपने देखा 20B आ गया और हैं 10M आ गया। तो एक आदमी जो है दोबारा 2 बॉयज़ के इक्वल है, पिछली वीडियो में भी ऐसे ही था, इसमें भी। तो अब टोटल वर्क निकाल लो, तो आपने देखा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आपने देखा एक आदमी 2 बॉयज़ के इक्वल है, तो 4 आदमी कितने बॉयज़ के इक्वल हो जाएगा 8 बॉय, ठीक है। 8 बॉय और 6 बॉय तो है ही, तो टोटल कितने बॉय हो गए 14 बॉय। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 8 दिन में। अब इसी काम को 5 मैन, ठीक है, आपने देखा सेम वर्क 5 मैन मतलब M3D3 मान लीजिए,
जिसमें कि 5 मैन है। 5 मैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने देखा एक आदमी 2 बॉयज़ के इक्वल है, तो 5 आदमी कितने बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगे? 10 बॉयज़ के इक्वल, और 4 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो 10 बॉयज़ प्लस 4 बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 14 बॉयज़। तो आपने देखा 8b प्लस 6b कितना? 14b। तो आपने देखा कितने दिन लगने हैं? 8 दिन लगने हैं। क्वेश्चन में बोला था कि क्वेश्चन कितना उलझा रहा है, मतलब पता नहीं क्या ही पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया, पर क्वेश्चन में पूछा उसने कुछ भी नहीं। आपको बोला है क्या? आपको बोला है शॉपकीपर है, 28% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस में, पर फिर भी प्रॉफिट कमा लेता है 20% का, ठीक है। तो आपने देखा कि 20% प्रॉफिट कमा रहा है वो, और फिर उसको बोला है, मतलब फिर आपको बोला है क्या कि वो पैसों में इतना कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट जो है परसेंटेज में तो 20% है, पर आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ। उसने बोला इफ़ ही गेन्स, अगर वो कमाता है कितना प्रॉफिट? 3080 रुपये ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल को बेचने पे उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 3080। परसेंटेज वाइज जो प्रॉफिट हुआ वो कितना? 20%। और रुपीज़ वाइज कितना हो गया? इतना। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? 100%। प्रॉफिट जो है 20% हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट जो है वो आपने ऐड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 120%। तो 20% की वैल्यू देके 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20% अगर इसके इक्वल है, 120% किसके इक्वल हो जाएगा? 18,480 का, ठीक है। इतना सही है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। या फिर अगर कोई कहे सर फ्रैक्शन में भी एक बार बता के देखो ना कैसा लगता है। देखो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 20%। 20% कितना हो जाएगा? 1/5। प्रॉफिट निकलता किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस, और न्यूमिनेटर में वही आ रहा है जिसकी बात होगी। तो बात किसकी हो रही है? प्रॉफिट की, तो न्यूमिनेटर में प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने देखा प्रॉफिट की आपको वैल्यू दिया, मतलब एक की आपको वैल्यू दिया कितनी? 3080। आपको सेलिंग प्राइस बताना है। आपने देखा 5 में खरीदा, एक का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6। एक की वैल्यू अगर 3080, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,480। ये है क्वेश्चन। तो आपने देखा कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 5 - x। तो 5 - x से 5 - x कटेगा पहले तो। अब माइनस यहाँ पे 20 - x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को भी पर ही ले जाओ, तो यहाँ -16 आ गया, क्योंकि 200 को अगर मैं 0.08, तो पॉइंट तो हट ही जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे 20 - x आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 + 16, 36 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार, इसमें बंदों का दिमाग चलने वाला है, मतलब ये दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने चाहिए जिसमें बंदे को दिमाग लड़ाना पड़े, ठीक है। और पहले क्वेश्चन आया वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, यूनिक भी है क्वेश्चन। आपको बोला है ABC ट्रायंगल है, ठीक है। D और E 2 पॉइंट है किस पे? BC पे। उसके बाद आपको बोला है कि AD की जो लेंथ है वो AE के इक्वल है, और एंगल BAD जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है। आपको बोला है AB की लेंथ आपको दे दी 2P + 3, आपको BD की लेंथ दे दी 2P, आपको AC की लेंथ दे दी 3Q - 1, आपको CE की लेंथ दे दी कितनी? Q। क्वेश्चन कैसे होगा? देखो क्वेश्चन करने का ना एक बहुत मज़ेदार तरीका है इसका। आपने पहले देखा क्या कि AD AE के इक्वल है, आपने देखा AD जो है वो AE के इक्वल है। तो आपने देखा ट्रायंगल ADE में अगर AD AE के इक्वल है, तो दो साइड अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। मतलब अगर ये x, तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल x, तो ये भी एंगल x होगा, और आप इस एंगल को y मान लो तो ये एंगल भी y होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ और इस एंगल को मैंने मान लिया, चलो फॉर सेक अल्फ़ा, मैं अभी बोल रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, दोनों अलग अलग एंगल है, ठीक है, मान लिया। आपने इस एंगल को थीटा माना, क्या आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको पता है
कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब थीटा प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, एक्स माइनस वाई। तो ये एंगल क्या हो गया आपके पास, एक्स माइनस वाई। सिमिलरली आपका अल्फा भी जो है वो भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल मतलब अल्फा प्लस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वाई माइनस एक्स। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए सी ई के इक्वल है। मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। बस इतना सा आपका दिमाग खोलना चाह रहा था मैं इस क्वेश्चन। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एंगल ए डी ई एंगल ए ई डी के इक्वल है और एंगल बी ए डी एंगल सी ए ई के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए बी डी, ये एंगल ए ई सी के इक्वल हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगी किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए सी ई के, ठीक है। आपने देखा एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है, मतलब एंगल बी ए डी जो है वो एंगल सी ए ई के इक्वल है, और एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए सी ई के इक्वल है। तो बाय ए सिमिलरिटी आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गई एक दूसरे से। फिर आपको वैल्यू किस किस की पता है, आपको ए बी की वैल्यू पता है तो ए बी बाई ए सी, फिर आपको बी डी की भी वैल्यू पता है तो बी डी बाई सी ई हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू कितनी है, 2p प्लस 3। ए सी की वैल्यू कितनी है, 3q माइनस 1। सी ई की वैल्यू q है और बी डी की वैल्यू 2p है। सॉल्व करो तो आपने देखा 2pq प्लस 3q, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6pq। एक मिनट, कोई और फंडा लग सकता है क्या इसमें। सी ई की वैल्यू सही है क्या, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका 6pq आ जाएगा माइनस 2p, ठीक है जी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, बनाना हमें फाइनली p प्लस q है। तो ऐसे तो होगा नहीं, फिर आप देख सकते हैं क्या, चलो यहाँ से एक रिलेशन तो बनाओ। तो रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3q 3 इंटू 2 6pq हो गया और माइनस 2p हो गया। तो 3q प्लस 2p जो है वो 4pq के इक्वल हो जाएगा। पहली चीज़ एक तो ये कर लो। उसके बाद आपको पता है कि ए बी बाई ए सी जो है वो बी डी बाई सी ई और ए डी बाई ए ई के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको पता है ए डी और ए ई तो आपस में इक्वल ही हैं, क्योंकि ए ई की वैल्यू ए डी के इक्वल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने देखा ये तो 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो 2p जो है वो q के इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बी डी बाई सी ई को यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल टू 1। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो 2p जो है किसके इक्वल हो जाएगा, q के इक्वल हो जाएगा। और 2p प्लस 3 जो है वो आपका 3q माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3q माइनस 2p, है ना। तो आपने देखा कि 2p की वैल्यू किसके इक्वल है, q के। तो 2q की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 4q की वैल्यू आपका 2 आ गई।
Q की वैल्यू अगर 2 है तो P की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, क्योंकि Q की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो P की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, तो P 1 आ गया। अच्छा, तो आप इसको, मेरे को लगा कुछ ऐसे सॉल्व करके ना इस इक्वेशन बना के फाइनली कुछ P + Q बनना, कोई नहीं, 1 + 2 3 आंसर आ गया। P + Q की वैल्यू जो है 1 + 2 3 आ जाएगी। अभी वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ समझने की है, बहुत गहरी चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्या क्वेश्चन बोला, एक सर्कल है, डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, कोड है AB और CD, 2 कोड है AB और CD। पहली बात तो वो कोड जो है आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, 2 कोड है आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। उसके बाद बोला है कि BC जो है डायमीटर है, ठीक है, BC जो है आपको डायमीटर दे दिया। आपको बोला है AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब 6 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो सेंटर मान लीजिए कहीं यहाँ होगा, डायमीटर का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर होगा, BC डायमीटर है, तो आपने देखा सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो आपने क्या किया, सेंटर से कॉर्ड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, क्योंकि सेंटर से जो है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट पे हम, मतलब मिड पॉइंट को अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं सर्कल के, तो वो 90 डिग्री पे जाके मिलते हैं आपस में, ठीक है, 90 डिग्री में मिलते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है कॉर्ड से सेंटर के बीच का, तो वो जो होता है कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर के बीच का होता है, ठीक है। तो आपने देखा कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। आपको बोला डायमीटर जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि O अगर सेंटर है तो OB जो है रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आपने देखा 90 डिग्री ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो आपको पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 10 होता है। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज 10 है, परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी बोलो, ये 6 है, तो तीसरी साइड जो है वो 8 हो जाएगी। और आपको पता है क्या, कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है किसका, कॉर्ड का, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। मतलब अगर EB अगर 8 है तो AE भी आपका 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, सेंटर से कॉर्ड का मिड पॉइंट ज्वाइन किया था और वो परपेंडिकुलर थे आपस में। अब आपके पास एक कॉर्ड की लेंथ तो आ गई कितनी, 16 सेंटीमीटर। दूसरी कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है, कॉर्ड CD की। कैसे निकालेंगे, क्या लॉजिक है आपके पास, ठीक है। देखो कोई तो लॉजिक एग्जाम में समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि यार नीचे वाली कॉर्ड निकालने का तो और कोई रास्ता ही नहीं है, और AB और CD पैरेलल दी हुई है, क्या पता ये दोनों आपस में इक्वल ही हो, और कोई लॉजिक नहीं मिला तो फाइनली आप AB की लेंथ ही CD की लेंथ बता के आ जाएंगे, 16 आप तुक्का मार के आ जाएंगे। कई लोग जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा और ये क्वेश्चन उनका ठीक हो जाएगा भैया, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको इसका कंसेप्ट क्या है, कईयों को पता भी होगा, किसी को नहीं पता तो देखें कंसेप्ट है क्या इसका। आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, क्या कि AB जो है CD के पैरेलल है। फिर आपने देखा BC एक डायमीटर है, BC एक डायमीटर है, तो B और C जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए, B और C जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। आपने देखा B से एक कॉर्ड ड्रॉ हुई है जो कि AB है, C से एक कॉर्ड ड्रॉ हुई है जो कि CD है। तो आपने देखा डायमीटर के एंड पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो हुआ क्या, और वो दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो AB की लेंथ जो है वो CD की लेंथ के इक्वल होगी। या फिर एक और चीज़ अगर कोई देखना चाहे तो क्या, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो आपने देखा कि BC एक कॉर्ड है, पॉइंट A पे कितने का, सॉरी BC एक डायमीटर है, पॉइंट A पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। और C जो है एंड पॉइंट है किसका, डायमीटर का, डायमीटर BC, B और C एंड पॉइंट है। और फिर आपने देखा BC एक कॉर्ड ड्रॉ किया, CD से एक कॉर्ड ड्रॉ किया, दोनों कॉर्ड आपस में एक दूसरे के पैरेलल है।
तो आप बोल सकते हो कि ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए बी अगर 16 आपने निकाला तो सी डी भी आपका 16 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी सीरीज़ में, CGL 2021 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो निकाल लेना अपने आप, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। मान लीजिए सम क्या था, P, आपने मान लिया सम जो है P मान लिया, मतलब प्रिंसिपल। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना हो गया, 1/4 ऑफ P, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है आपका, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज जो है वो 4 गुना है नंबर ऑफ ईयर्स के। तो आपने टाइम मान लिया T ईयर्स, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया आपका 4 गुना इसका। अब आपको बोला है क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है P इंटू आर इंटू D/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, P/4, तो ये तो कट गया P से P। फिर आपने देखा R की वैल्यू आपने कितनी लिखी थी 40, तो आपने देखा कि T² 25 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 25/4, तो T की वैल्यू जो है वो 5/2, यानी कि T जो है 2.5 साल, मतलब टाइम जो था वो कितना था 2.5 साल। तो रेट कितना आ गया आपके पास 4 इंटू T, यानी 4 इंटू 2.5, 10%, मतलब रेट जो है वो आपका कितना हो जाएगा 10%। आपको बोला है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज़ किया जाए, पहले कितना 10%, अब कितना 2% इंक्रीज़ करना, तो कितना होगा 12%, ठीक है। तो आपको बताना सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5,000 रुपये अगर प्रिंसिपल है 3 साल के लिए दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज़ कर दिया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 12 जा 180 और 1 0 साथ में, तो 1800 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 7x 79251y8, ठीक है। इसको डिविजिबल होना है किस पे, 36 पे, मतलब ये नंबर जो है 36 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपने पहले तो ये देखा, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई क्या कि 36 से डिविजिबल मतलब 36 जो होता है उसके फैक्टर होते हैं 6 इंटू 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। फिर आप 6 चेक करने लग जाओगे इसमें कि नंबर इवन होना चाहिए, 3 पे जाना चाहिए, तभी जाके वो 6 पे जाएगा, और वो 6 पे फिर 2 बार जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने की बजाय आप इतना देखें सिर्फ क्या कि 36 का एक और फैक्टर होता है क्या, 9 इंटू 4। तभी मैं हर बार बोलता हूँ क्या कि आप हमेशा जब भी डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आए ना कि दिस डिविजिबल बाय दिस डिविजिबल बाय दिस, आप जिस नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 36 इस क्वेश्चन में दिया, जिस नंबर से डिवाइड करना है आप इसको को प्राइम में डिवाइड करो। को प्राइम मतलब ऐसे पेयर में डिवाइड करो जिनका HCF 1 हो। अब 9 और 4 का HCF होगा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आपको बोला है क्या कि नंबर जो है 9 पे भी जाना चाहिए 4 पे भी, यानी कि 36 पे जाना चाहिए, मतलब 9 पे भी जाना चाहिए 4 पे भी जाना चाहिए, या फिर 36 पे डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 पे अगर डिवाइड होना नंबर को, तो नंबर 9 पे भी डिवाइड होना चाहिए, नंबर 4 पे भी डिवाइड होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो आपने देखा कि 08 जो है 4 पे जाएगा, 8 जो है 4 पे जाता है, फिर इसमें 20 ऐड कर दो, 28 48 68 और 88। 98 जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 98 जो है वो 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये 5 नंबर है। अब इस 5 नंबर में से कौन सा नंबर सही है, मतलब y की कौन सी वैल्यू सही है। आपको बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है y की, 8। तो मतलब y की वैल्यू तो आपके पास आ गई कितनी, 8, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो। आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब नंबर 9 पे डिविजिबल होना चाहिए, मतलब अब x निकालने के लिए आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखा कि 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। फिर आपने देखा 7 5 12, 7 5 12 और 8 20, ठीक है। 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 1 29। 29 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं
29 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, एक सेकेंड रुको मैं दोबारा चेक कर लूँ। नंबर क्या है 7x7925188, ठीक है। तो 9 पे गया, 7 और 2 9 पे गया, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 1 29, ठीक है। 29 प्लस एक्स, मतलब 29 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 पे वो चला जाए। तो आपने देखा 29 में अगर मैं 7 जोड़ूं, मतलब x की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ, 29 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो क्या बनेगा 36। 36 जो है वो 9 पे एग्जैक्टली जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, पुट कर दो। तो आपने देखा 10 x का स्क्वायर, x कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, y की वैल्यू कितनी 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो आपने देखा कि 49 इंटू 10 490, 64 दूनी 128, 64 तिया कितना होगा 3 चौक 12, 3 6 18, 192 हो जाएगा, ठीक है। तो 298 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन में बोला। एक फैक्ट्री है जिसमें 400 एम्प्लॉयज़ हैं, मेल और फीमेल एम्प्लॉय का आपको रेशो गिवन है। आपको बोला है रेगुलर एम्प्लॉयज़ कितने हैं 87.5%, आपको बोला है 92% जो है वो मेल एम्प्लॉयज़ जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है। आपको बताना है फीमेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके हैं इसके, आप क्या कर सकते हैं, आप फैक्ट्री में पता लग गया आपको 500 एम्प्लॉय हैं तो आप मेल और फीमेल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं 400 को 5/3 में डिवाइड करके। फिर उसके बाद आप 400 का 87.5% निकालेंगे तो आपके पास रेगुलर एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। फिर आप जो 5 की वैल्यू आई होगी या फिर जो मेल एम्प्लॉयज़ होंगे उसका 92% निकालेंगे तो आपके पास रेगुलर मेल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। फिर आप टोटल रेगुलर एम्प्लॉयज़ में से मेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ माइनस करेंगे तो आपके पास फीमेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। फीमेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ का टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ से आप परसेंटेज लेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज़ का। एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका, सबसे छोटा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, एलिगेशन। कैसे करें, आपने देखा मेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ आप यहाँ लिखो, फीमेल यहाँ लिखो और मेल और फीमेल को मिला के टोटल नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 87.5% और मेल और फीमेल का रेशो कितना 5:3। आपने देखा मेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ कितने 92%, तो आपने देखा 92 में से 87.5 गया तो आपके पास कितना आ गया 4.5। तो 3 की वैल्यू 4.5, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। आपने देखा कि 3 की वैल्यू अगर 4.5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। अब 87.5 से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो दूसरी वैल्यू क्या होनी है, छोटी होनी है। तो 87.5 में से 7.5 माइनस कर दो आप तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80%। इतना सही है सिर्फ क्वेश्चन। अगर आप एलिगेशन से करें, अगर आप नंबर ऑफ फीमेल रेगुलर एम्प्लॉयज़ निकालेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है इफ़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिलीज आर कंबाइंड टुगेदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ बोथ फैमिली टुगेदर विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिली। तो आपने देखा कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए कितना है 50,000, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी कितना है 75,000। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर दोनों फैमिलीज़ का कितना आ गया आपके पास 50,000 प्लस 75,000। अब आपको बताना है कि उन्होंने एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा दोनों फैमिली ने। तो आपने देखा कि फैमिली ए का जो है, ध्यान रखना ये वाला फैमिली ए का है और ये वाला जो डाटा है ये फैमिली बी का है, ठीक है। फैमिली ए का टोटल खर्चा कितना 50%, इसमें से उन्होंने एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा 10%। तो 50,000 का मंथली एक्सपेंडिचर जो फैमिली है वो कितना है 50,000 और एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा 10%। तो 50,000 का 10% कितना आएगा, आप सबको पता है 50,000 का 10% यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि फैमिली बी का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 75,000 और एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च रहे हैं ये 12%। तो आपने देखा 75,000 का 12% कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 आ गई, 12 पंजे 60 और 12 7 84, ये कितना आ गया 9,000। तो 14,000 बाई 1,25,000 इंटू 100%। तो ये तो गया, ये 3 0 ही काट दो पूरी,
ठीक है, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे, और आपने देखा कि 14 दूनी 28, 56, 56/5, तो ये आपके पास हो गया कुछ 11.2%। तो 11.2% जो है वो 11% के इक्वल हो जाएगा, मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ केक जो एक वीक में बिके वो कितने बिके, 10,500। आपको बोला द रेशियो ऑफ वेनिला केक सोल्ड टू चॉकलेट केक सोल्ड जो है फ्राइडे को इतना है 4:3। तो फ्राइडे को पहली बात तो देखो कितने परसेंट बिके हैं, 10%। तो 10,500 का पहले तो 10% देख लो, 10% कितना हुआ, 1/10, मतलब 1,050। फ्राइडे को जो केक बिके हैं वो कितने बिके हैं, 1,050। तो इसमें से वेनीला और चॉकलेट केक कितने बिके, तो वेनीला और चॉकलेट केक का आपस में रेशियो है कितना, 4:3। तो 1,050 को 4:3 में डिवाइड कर दो, 4 और 3 का जोड़ कितना, 7। मतलब टोटल जो केक बिके वेनीला और चॉकलेट के मिला के रेशियो के हिसाब से कितने बिके, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी, 1,050। एक की वैल्यू कितनी, 150, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है बिल्कुल। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। तो आपने देखा वेनीला जो केक बिके वो कितने बिके, 600, और चॉकलेट केक जो बिके वो कितने बिके आपके, 450। मतलब 1,050 को आपने 4:3 में डिवाइड कर दिया। अब वेनीला केक की कॉस्ट जो है, 1 वेनीला केक की वो कितनी है, 9 रुपये। तो 600 केक की कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 5400। और एक चॉकलेट केक की कॉस्ट है कितनी, 10 रुपये। तो 450 चॉकलेट केक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4500। आपको बताना है क्या कि टोटल अमाउंट कितनी अर्न की गई ऑल वेनीला और चॉकलेट केक्स को बेच के फ्राइडे में। तो आपने देखा इस पे वेनीला केक जो है 5400 के बिके, चॉकलेट केक जो है 4500 के बिके, तो टोटल 9900 रुपये के बिक गए। तो सी जो है करेक्ट आंसर। आपको बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कौन सा, लाल वाला, और इनकम वाला कौन सा, नीले वाला। ठीक है, आपको मिनिमम बताना है, मिनिमम रेशियो कब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, 2016 है, तो ये कितना होगा, 275/325। ये आप 25 पे काट सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 11/13 हो जाएगा। उसके बाद 2017 में देख लो, 2017 कितना, 300/350, तो ये आप 50 पे काटोगे, सॉरी, तो 6/7 आ जाएगा। 2018 ये कितना, 2018 325/350, तो ये आपने देखा ही आ जाएगा। अगर मैं 25 पे काटूँ तो 13/14 आ जाएगा। और फाइनली ऑप्शन में क्या गिवन है, 2014। तो 2014 मतलब चारों मैंने ऑप्शन के यहाँ पे लिख लिए कि एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो जो है वो कितना होगा। तो ये आपने देखा कि जब ये किस पे जाएगा, ये 25 पे जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। पहली बात तो आपने देखा 6 और 7 का गैप कितना, 1 का। 13 और 14 का गैप कितना, 1 का। जब इनका गैप कम है तो आपने देखा, चलो मैं वैसे ही आपको करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे 100% कर लो। मिनिमम वैल्यू पता करनी है आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 14 के पहाड़े पे ये कितने पे आता है, 126। तो पहले तो 130, 126 जाएगा, मतलब 9 आ गई वैल्यू। 14 नहीं में 126 होता है, तो ये तो 90% से ऊपर है। ठीक है, 90% से ये तो ऊपर हो गया। फिर आपने देखा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो ये तो 60 है, तो 7 8 जा 56, और 56 के बाद 40 बचा, 7 8 जा 56, 56 40 बचा, तो ये 85% से अबव है। फिर आपने ये देखा, आपने देखा 13 निम में 117 होते हैं और 13 अट्ठे, तो ये भी 80% से अबव है। ये आप चेक कर लो। आपने देखा 7/9, 7/9 जो होगा वो आपका हो जाएगा 770, 9 7 जा 63। ठीक है, 63 के बाद फिर 70 बचा यहाँ, तो ये भी ये आ गया 77.77%, तो ये सबसे कम है। तो मिनिमम ही आपको बताना था, यानी कि 2014 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का या इस शिफ्ट का क्वेश्चन बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास द टेस्ट, कितने स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया। आपको बोला गया है क्या कि स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट, मतलब जिसके मार्क्स 10 से ज़्यादा आएंगे
उन्होंने ही टेस्ट को पास किया और ऑब्टेन्ड लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स। पहली बात तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 30 का 50% कितना हो जाएगा, यानी कि 30 का आधा जो है वो कितना हो जाएगा? 15। और 15 मार्क्स से कम होने चाहिए, मतलब 10 मार्क्स से ज़्यादा, 15 मार्क्स से कम। तो कितने वैसे बच्चे हैं? 7 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो CGL की या SSC से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।